चलिए दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट को हम आगे पढ़ते हैं। परिसीमा काल की संगणना। धारा 12, विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन। हम विधिक कार्यवाहियां जो करते हैं उसमें समय का अपवर्जन या समय किस किस प्रकार से गणना किया जाएगी समय की। देखिए यहाँ पे है किसी अपील अपील और आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा। कौन सा दिन? जिसमें ऐसी परिसीमा काल की गणना की जानी है, यानी जहां से शुरू होनी है या तो वो पहले का दिन हटा दिया जाएगा या बाद वाला दिन हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है किसी अपील के लिए अथवा ऐसे आवेदन के लिए। यहाँ पे कौन सी तीनों चीजें हैं? वाद, अपील और आवेदन। और यहाँ पे है एक तो अपील के लिए और ऐसे आवेदन के लिए जो अपील की इजाजत या पुनरीक्षण के या किसी निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए है, यानी वो पुनर्विलोकन का आवेदन है तो परिसीमा काल की संगणना में कौन सा दिन हटा दिया जाएगा? वह दिन जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया या उस डिक्री या दंडादेश आदेश जिसकी अपील की गई है, पुनरीक्षण पुनर्विलोकन इप्सित है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय जो होगा वो अपवर्जित किया जाएगा। एक तो निर्णय सुना दिया गया, दो चीजें अपवर्जित होगी। पहली तो चीज है कि जहां निर्णय सुनाया गया वो दिन अपवर्जित हो जाएगा, दूसरी है प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने का वक्त जो है इसमें से हटा दिया जाएगा और उसके बाद में उनकी गणना होगी। जहां की किसी डिक्री आदेश, यहाँ दो चीजें हैं, किसी डिक्री आदेश की अपील की जाती है या उसका पुनरीक्षण पुनर्विलोकन इप्सित है, या जहां की किसी डिक्री आदेश की अपील की इजाजत के लिए आवेदन किया जाता है, वहां उस निर्णय की प्रतिलिपि भी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय हटा दिया जाएगा। यहाँ अपील की बात कर रहा है, यहाँ अपील आवेदन था, यहाँ वाद अपील आवेदन तीनों थे। नेक्स्ट है पंचाट। किसी पंचाट के अपास्त किए जाने के लिए आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में पंचाट की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने में अपेक्षित समय जो है वो हटा दिया जाएगा। अपवर्जित का मतलब होता है हटा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है कि तो वो जिस दिन केस फाइल किया जा रहा है या वाद अपील आवेदन फाइल किया जाएगा उस वह दिन हटा दिया जाएगा। एक ये है कि प्रतिलिपि अभी प्राप्त करने का टाइम हटाया जाएगा, एक इसमें निर्णय सुनाया गया वो दिन हटा दिया जाएगा। अब इसका स्पष्टीकरण क्या है? किसी डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि अभी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय की इस धारा के अधीन संगणना करने में वह समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा जो न्यायालय ने उस डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि के लिए आवेदन किए जाने से पूर्व डिक्री या आदेश को तैयार करने में लगाया हो। देखिए इसमें ये कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिलिपि अभिप्राप्त कर रहा है तो वहां पे जो समय अपवर्जित किया जाएगा वो कौन सा होगा, कौन सा समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा? जो न्यायालय ने उस निर्णय डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि के लिए आवेदन किए जाने से पूर्व डिक्री या आदेश को तैयार करने में लगाया है। यानी कि यदि डिक्री बनने में जो टाइम लगा या जो उसका आदेश को तैयार होने में जो टाइम लगा है वो जो समय है इसमें से हटाया नहीं जाएगा, यानी वो समय परिसीमा छूट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 13, उन दशाओं में समय का अपवर्जन जहां व्यक्ति को है अकिंचन के रूप में वाद लाने और अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया हो। तो यदि कोई व्यक्ति है जो अकिंचन के रूप में कोई वाद लाता है और या फिर वो अपील करता है अकिंचन के रूप में, तो उसमें से कौन सा समय अपवर्जित किया जाएगा हम यहाँ पे ये देखते हैं। तो देखिए इसमें यह है कि जहां अकिंचन के रूप में वाद या अपील दोनों लाता है और लाने से पहले उसकी इजाजत लेने के लिए जो आवेदन करता है और वह प्रतिक्षेपित हो गया हो, वहां उस वाद या अपील के लिए विहित परिसीमा काल की संगणना उतना समय वर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदक इस इजाजत के लिए अथवा आवेदन सद्भाव पूर्वक अभियोजित करता रहा और ऐसे वाद अपील के लिए विहित न्यायालय
फीस दे दी जाने पर न्यायालय उस वाद और अपील का वही बल और प्रभाव रखने वाली मानकर बरतेगा मानो न्यायालय फीस प्रारंभ में ही दे दी गई हो। देखिए दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है, ये सिर्फ इतना सा कहना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति के रूप में वाद लाता है और उस वाद और अपील की जो इजाजत के लिए वो आवेदन करता है, क्योंकि गरीब के लिए वाद लाने से पहले उसे न्यायालय से इजाजत लेनी पड़ती है कि भाई वो गरीब के रूप में वाद लाएगा, वो व्यक्ति गरीब है, उसके नाम से जो है हम सीपीसी में पढ़ेंगे आगे, तो उसके अनुसार जब वो इजाजत के लिए आवेदन करता है और वो प्रतिक्षेपित हो गया, यानी वो उसमें असफल हो गया है, अपने आप को किंचित साबित करने में असफल हो गया है, तो वहां पे उस वाद और अपील के लिए जब वो फीस दे देगा तो वहां से उसका वही प्रभाव माना जाएगा जैसे समय रहते ही उसने वाद फाइल कर दिया था वहां पे न्यायालय। अब वो मामला कैसा होना चाहिए, उसको सद्भाव पूर्वक उसे आगे तक अभियोजित करता रहा हो, ऐसे नहीं कि भाई ठीक है लिमिटेशन में काउंट नहीं हो इसलिए वो उसको चलाया जाए, सद्भाव पूर्वक उसने आगे कार्यवाही की हो। नेक्स्ट है 14, बिना अधिकारिता वाले न्यायालय। जो ऐसा न्यायालय है जहां पे किसी न्यायालय को अधिकारिता नहीं है और ऐसे न्यायालय में कोई केस फाइल कर दिया गया और वहां पे कार्यवाही कैसी है, सद्भाव पूर्वक कार्यवाही में जो समय लगा है उसका अपवर्जन कर दिया जाएगा। तो यहाँ है किसी वाद की परिसीमा काल की संगणना में उतना समय जितने समय के दौरान चाहे प्रथम बार अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध अन्य सिविल कार्यवाही की सम्यक तत्परता से अभिजित करता रहा, अपवर्जित कर दिया जाएगा, जहां की वह ऐसी कार्यवाही उसी विवाद्य विषय से संबंधित हो और सद्भाव पूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में विजित की गई हो जो अधिकारिता की त्रुटि या वैसी ही प्रकृति की अन्य हेतु में उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो। यहाँ हमें ये सेक्शन बताना चाहेगा इसमें फर्स्ट में ये कहना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति वाद ऐसे न्यायालय में पेश कर देता है, यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे इसको, कि वाद परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के लिए वो क्या कर रहा है, कोई सिविल कार्यवाही है जो किसी प्रतिवादी के विरुद्ध अन्य न्यायालय में सम्यक तत्परता से अभियोजित करता रहा है और वो न्यायालय ऐसा है जो क्या है उसको ग्रहण करने के लिए असमर्थ है, या गलत, ये कह सकते हैं इसको सीधा साधा, गलत न्यायालय में यदि कोई मामला पेश कर दिया गया है और वो उसको सम्यक तत्परता से सम्यक तत्परता से उसका न्याय मामले को अभियोजित करता रहा है, तो उसको जिस दिन से उसे पता चलेगा उस दिन से उसे लिमिटेशन वहां से काउंट होगी, लिमिटेशन में वो समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर है यही लाइन है कि किसी आवेदन परिसीमा काल का उतना समय जिसके दौरान ये न्यायालय, यहाँ पे अनुतोष के लिए सिर्फ ये लाइन अलग है कि उसी पक्षकार के विरुद्ध अनुतोष के लिए कोई सिविल कार्रवाई चल रही है और वो अभी तत्परता कैसी होनी चाहिए, सम्यक तत्परता होनी चाहिए, और न्यायालय कैसा होना चाहिए, गलत, ऐसा ऐसा न्यायालय है जो उसको ग्रहण करने में असमर्थ है, तो वहां पे वो परिसीमा समय उतना समय, कितना, जितना समय जितने के दौरान वादी का गलत न्यायालय में वाद चला है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 के नियम 2 में अंतर्विष्ट। देखिए आदेश 23 नियम 2 है समझौता डिक्री। यहाँ आदेश 23 नियम 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा 1 के उपबंध उस आदेश के नियम 1 के अधीन न्यायालय द्वारा की गई अनुज्ञा के आधार पर संस्थित नए वाद के संबंध में लागू होंगे, जहां ऐसी अनुज्ञा इस आधार पर दी गई है कि अधिकारिता में त्रुटियां वैसी ही प्रकृति की अन्य हेतु से पहले वाद का असफल होना असंभावी है। यानी कि यदि कोई समझौता डिग्री का कोई है उसमें किसी बात है, तब भी वहां पे उपधारा 1 के उपबंध जहाँ पे गलत न्यायालय की बात कर रहे हैं और कोई अभियोग सिविल कार्रवाई चलाई गई है और गलत न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उतना समय उसको छूट दी जाएगी जहां जितने टाइम तक गलत न्यायालय में वाद चल गया, और वाद किस आधार पर है, अधिकारिता संबंध, अधिकारिता में त्रुटियां वैसी ही प्रकृति की थी, यानी कि अधिकारिता में त्रुटि वही बात है कि न्यायालय काम उस
वाद के ऊपर निर्णय करने में असफल है। तो ऐसी स्थिति में अब हम ये जो परिसीमा काल होगा अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि धारा 14 गलत न्यायालय में कोई वाद हमारा पेश हो जाता है, वो अनुतोष के लिए हो, सिविल कार्यवाही हो या फिर किसी समझौता डिग्री की बात हो, तीनों के अंदर ही गलत न्यायालय में जितने दिन, यदि वो वाद सम्यक तत्परता से चलाया गया है तो वो अधिकारिता विहीन न्यायालय में जितने दिन तक वो वाद चला है उतना समय उसमें से अपवर्जित कर दिया जाएगा। इसके बाद में प्रोसीडिंग जब से सही न्यायालय में चली वहां से गिनी जाएगी। अभी इसके अंदर है इसका स्पष्टीकरण। इस धारा की प्रयोजन के लिए उस समय के अपवर्जन करने में जिसके दौरान पूर्ववर्ती सिविल कार्यवाही लंबित थी वह दिन और जिस दिन कार्यवाही संस्थित की गई और जिस दिन उसका दिन अंत हुआ दोनों गिने जाएंगे। यानी जिस दिन से उसे, यदि उसने न्यायालय में वाद जो है वो 1/1/21 को पेश किया और उसे जब गलत न्यायालय का पता 1 जून 21 को पता चला तो वहां पे 1/1 का दिन भी और 1/6 का दिन भी दोनों गिने जाएंगे। इतना समय उसमें से अपवर्जित कर दिया जाएगा। कोई वादी या आवेदक जो किसी अपील का प्रतिरोध कर रहा हो कार्यवाही का आयोजन करता हुआ समझा जाएगा। कि जो प्रतिरोध अपील का कोई भी प्रतिरोध कर रहा है या ये कह सकते हैं कि उसको डिफेंड कर रहा है वो भी कार्यवाही आयोजन का करता हो समझा जाएगा। पक्षकारों के या वाद हेतुकों के कुसंयोजन की अधिकारिता में त्रुटि जैसी प्रकृति का हेतुक समझा जाएगा और इसे वाद हेतुकों के कुसंयोजन जैसी अधिकारिता संबंधी से गलती मानी जाएगी। ये था इसका स्पष्टीकरण। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा धारा 15, कुछ अन्य मामले, जहां पे समय का अपवर्जन क्या है, किसी ऐसे वाद या किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन के जिसका संस्थित या निष्पादित किया जाना किसी व्यादेश आदेश द्वारा रोक दिया गया है, परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितना व्यादेश आदेश बना रहा हो। वह दिन जिस दिन निकाला गया या किया गया और वह दिन जिस दिन प्रत्याहरण किया गया अपवर्जित कर दिए जाएंगे, दोनों दिन। देखिए ये कहना चाहता है कि कोई भी न्यायालय डिक्री का कोई वाद फाइल करने के लिए या डिक्री का निष्पादन करने का कोई आवेदन है उसको संस्थित करने या निष्पादित किए जाने के लिए कोई स्टे लगा हुआ है तो उसमें से जितने दिन, जिस दिन से स्टे लगा उस दिन से लेकर के जिस दिन स्टे खत्म होगा उस दिन तक का समय जो है वो अपवर्जित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है किसी तत्समय प्रवर्ति विधि की अपेक्षाओं के अनुसार किसी ऐसे वाद के परिसीमा काल की संगणना में जिसकी सूचना दी गई है और जिसके लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व सम्मति या मंजूरी अपेक्षित है, ऐसी सूचना कालावधि के लिए यथास्थिति ऐसी सम्मति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। यानी जहां पे पूर्व सूचना लेना जो आवश्यक होता है और यदि हमने वो आवेदन कर दिया है पूर्व सूचना के लिए, उसको सूचना दे दी गई है, तो वहां पर जब तक मंजूरी नहीं आ जाती तब तक का समय उसमें से अपवर्जित कर दिया जाएगा। और मंजूरी या सम्मति के लिए जिस दिन सूचना दी जाती है वो दिन और जहां तक मंजूरी मिलती है उस दिन, दोनों को क्या कर दिया जाएगा उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यहाँ पे पूर्व सम्मति या मंजूरी मिलने का जो टाइम है वो वर्जित कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण दिया हुआ है राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की सम्मति या मंजूरी अभी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय का अपवर्जन करने की वह तारीख जिससे सम्मति अभी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया और वह तारीख जिस दिन आदेश प्राप्त हुआ दोनों गिनी जाएगी। इसको हम पहले क्लियर कर चुके। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को दिवालिया न्याय निर्णित, किसी व्यक्ति को क्या किया है, दिवालिया न्याय निर्णित किया है करने की कार्यवाही में नियुक्त रिसीवर क्या है, दिवालिया निर्णित करने के लिए या दिवालिया घोषित करने के लिए कोई रिसीवर या अंतरिम रिसीवर नियुक्त किया जाता है द्वारा या फिर कंपनी के परिसमापन
तो वहां पे कार्यवाही में नियुक्त किसी समापक या अंतिम समापक द्वारा किए गए किसी वाद या डिक्री के निष्पादनार्थ आवेदन के परिसीमा काल की संगणना में वह कालावधि अपवर्जित कर दी जाएगी जो इसी कार्यवाही को संस्थित करने की तारीख से प्रारंभ होकर रिसीवर और नियुक्ति की तारीख से 3 मास के अवसान पर समाप्त होती है। देखिए, यहाँ ये कहना चाहता है कि यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया निर्णित करना है या फिर उस दिवालिया निर्णित करने के लिए यदि कोई कार्य रिसीवर की नियुक्ति होती है या फिर कंपनी के परिसीमापन के लिए कोई समापक या अंतिम समापक की नियुक्ति, अनंतिम समापक की नियुक्ति जो होती है, उन दोनों के मामले में कोई वाद किया गया है या डिग्री के निष्पादनार्थ जो परिसीमा काल की संगणना है उसमें से कौन सा समय अपवर्जित किया जाएगा, जिस दिन ये ऐसी कार्यवाही संस्थित करने की तारीख जो है वहां से लेकर के नियुक्ति की तारीख के भी 3 मास तक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि 1 तारीख को हमने रिसीवर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है तो परिसीमा काल की गणना वहां से जहां से प्रक्रिया शुरू की है 1 जनवरी 2021 से शुरू की, तो 1 जनवरी 2021 से लेकर के हमने उसकी नियुक्ति की 1 मार्च 2021 को, तो ये समय भी इसमें ही रहेगा और इसके बाद में प्लस 3 मंथ, तो ये जो 3 मंथ है इतना टाइम इसमें से हटा दिया जाएगा। ये है हमारा 15 का सबसेक्शन 3। इसके बाद में है हम इसका सबसेक्शन 4 पढ़ते हैं। किसी डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय में के क्रेता द्वारा कब्जे के लिए वाद के परिसीमा काल की संगणना उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान विक्रय अपास्त कराने के लिए कोई कार्यवाही अभियोजित की जाती रही है। यानी कि कोई डिक्री है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री हो गई, उसका निष्पादन में कोई संपत्ति का विक्रय हुआ है, तो उसका क्रेता जो है कब्जे का जो वाद लाएगा उसमें से कौन सी परिसीमा हटा दी जाएगी, जितना कि उस विक्रय को जो डिक्री के निष्पादन के अधीन जो विक्रय हुआ था उस विक्रय को अपास्त कराने के लिए जो कार्यवाही अभियोजित की जा रही थी वो कार्यवाही का टाइम सारा अपवर्जित कर दिया जाएगा। उसके बाद से ये उसे लिमिटेशन शुरू होनी जाएगी। नेक्स्ट है किसी वाद के परिसीमा काल की संगणना में, यहाँ वाद की बात कर रहे हैं या डिक्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कोई वाद ऐसा है जिसकी परिसीमा काल की संगणना में कौन सा समय वर्जित किया जाए, उतना समय वर्जित किया जाएगा जिसके दौरान प्रतिवादी भारत से तथा भारत के बाहर उन राज्य क्षेत्रों में जब केंद्र सरकार प्रशासन के अधीन है अनुपस्थित रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि भारतीय राज्य सीमा या राज्य क्षेत्र से बाहर जहां जहां भारत की विधि लागू होती है या भारत का प्रशासन लागू होता है उस क्षेत्र से यदि वो बाहर रहा है तो जितने दिनों तक वो बाहर रहा है उतने दिनों तक के लिए उसके विरुद्ध परिसीमा काल रोका जाएगा और उसके बाद से उस टाइम को हटा करके ही उसके लिए विरुद्ध परिसीमा काल जो है वो शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास 16, वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने या होने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर, जहां की कोई व्यक्ति जिसे यदि वह जीवित रहता तो वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार होता, उस अधिकार के प्रोद्भूत होने से पहले मर जाए या जहां की वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही प्रोद्भूत होता हो, वहां परिसीमा काल की संगणना में से उस समय जब मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि जो ऐसा वाद संस्थित करने या आवेदन करने के लिए समस्त न हो, वो समय क्या कर दिया जाएगा, अपवर्जित कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो है पहले माइनर था, माइनर से बाद में वो मेजर हुआ, जब उसने वो वाद लाने की स्थिति में हुआ, उस स्थिति के अंदर या फिर उसकी मान लीजिए उसी टाइम उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके अंदर जब वो मर जाता है तो उसके बाद में जो उसके विधिक प्रतिनिधि है
जो विधिक प्रति मृतक का जो विधिक प्रतिनिधि है वो वाद लाने के लिए जब तक समर्थ नहीं हो जाता, या ये कह सकते हैं जब तक वो मेजर नहीं हो जाता या निर्योग्यता से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक का समय, उसके बीच का समय उसमें अपवर्जित कर दिया जाएगा और उसके बाद से समय की गणना शुरू होगी। जहां की नेक्स्ट है इसका, जहां की कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध यदि वह जीवित रहता तो वाद संस्थित करने, क्या संस्थित करने, यहाँ वाद संस्थित करने, आवेदन करने का अधिकार प्रोद्भूत हुआ तो उस अधिकार के प्रोद्भूत होने से पहले मर जाए। जहां की कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध यदि वह जीवित रहता तो वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार प्रोद्भूत हुआ होता, उस अधिकार के प्रोद्भूत होने से पहले ही मर जाए, या जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार उसकी मृत्यु पर ही उद्भूत होता है, प्रोद्भूत होता है, वहां परिसीमा काल की संगणना में उस समय से की जाएगी जब मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि उस क्या हो जाए, उसके विरुद्ध प्रतिनिधि हो जाए जिसके विरुद्ध वादी ऐसा वाद संस्थित कर सके या आवेदन कर सके। देखिए यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं, जहां ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वाद किया जा रहा है, और जहां यहाँ पे क्या है, वादी की बात कर रहे हैं, जहां कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि प्रतिवादी जो है वो व्यक्ति है, उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जा रहा है, तो वो जिस दिन से उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जाता है उससे पहले ही वो मर जाए, या फिर उसकी मृत्यु पर ही कोई अधिकार होता है कि भाई उसकी मृत्यु के बाद में ही वाद का अधिकार जो होगा वो उत्पन्न होगा। तो वहां पे परिसीमा काल की संगणना करते टाइम उस मृतक के विधिक वारिस के समर्थ होने पर ही परिसीमा काल की गणना की जाएगी, समर्थ होने के बाद से ही परिसीमा काल संगणित किया जाएगा। नेक्स्ट है उपधारा 1 या उपधारा 2 की कोई भी बात शुभ अधिकारों को प्रवर्तित कराने के वादों को अथवा किसी स्थावर संपत्ति के या आनुवंशिक पद के कब्जे के वाद पर लागू नहीं होगी। देखिए उपधारा 2 और 1 में कि वो विधिक प्रतिनिधि पहले वो मर जाए, वहां के बाद में विधिक प्रतिनिधि समर्थ हो तब तक उसका वाद के लिए परिसीमा काल संगणित नहीं होगा, ये सब बातें। और विरुद्ध यहाँ प्रतिवादी की जहां बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये दोनों बातें कहाँ कहाँ लागू नहीं होती, सुफा अधिकारों पे भी लागू नहीं होगी, सुफा अधिकारों के वाद पे लागू नहीं होगी, स्थावर संपत्ति के या आनुवंशिक पद के कब्जे के वाद पर भी ये लागू नहीं होगी। ये तो था हमारा परिसीमा काल कहाँ लागू हो रही है और कहाँ लागू नहीं हो रही, जहां वादी की मृत्यु हो रही है या फिर मृत्यु के बाद में ही अधिकार मिल रहा है। नेक्स्ट है कपट या भूल का प्रभाव। अब यहाँ पे बात करते हैं कपट या भूल का क्या प्रभाव होगा। जहां की ऐसे वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए अधिनियम द्वारा कोई परिसीमा काल विहित है, वहां वह वाद या आवेदन प्रतिवादी या प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है। उस अधिकार या हक का ज्ञान जिस पर वाद या आवेदन आधारित है किसी यथापूर्वोक्त व्यक्ति के कपट द्वारा छिपाया गया है। पहले में तो कपट पर आधारित है, दूसरे द्वारा कपट द्वारा छिपाया गया। यथापूर्वक का मतलब है वही प्रत्यर्थी या उसके प्रतिवादी प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता की बात कर रहे हैं यथापूर्वोक्त से। तो उनके कपट द्वारा छिपाया गया है, वह वाद या आवेदन किसी भूल के परिणाम से है, मुक्ति के लिए है, या फिर वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए कोई आवश्यक दस्तावेज उससे कपट पूर्वक छिपाई गई है। यहाँ दस्तावेज कपट पूर्वक छिपाई गई है, तो वहां परिसीमा काल का चलना तब तक के लिए आरंभ नहीं होगा जब वादी या आवेदक को उस कपट या भूल का पता न चल जाए, या सम्यक तत्परता से पता चल सकता था, अथवा छिपाई गई दस्तावेज की दशा में तब तक के बिना आरंभ न होगा जब तक छिपाई गई दस्तावेज पेश करने या उसका पेश किया जाना विवश करने के साधन वादी के या आवेदक को सर्वप्रथम प्राप्त न हुए हो। मान लीजिए किसी वाद या कार्य आवेदन के अंदर किसी प्रत्यर्थी प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने कोई कपट कर लिया तथ्य के लिए,
या फिर उसके कोई अधिकार का ऐसा हक या अधिकार हक का ज्ञान जो है वो ऐसे व्यक्तियों के कपट द्वारा छिपाया गया है, या फिर ऐसी भूल का परिणाम है, या फिर दस्तावेज छिपा ली गई है, तो वहां पर परिसीमा काल उस टाइम में संगणित नहीं होगा, उस टाइम तक नहीं चलेगा जब तक कि उसे या तो कपट या भूल का वादी को पहली बार पता नहीं चल जाए। वादी या आवेदक को पहले तो पता नहीं चल जाए तब तक नहीं चलेगा। नेक्स्ट ये है कि उसकी दस्तावेज की दशा में, ये कौन सी दशा में, जब दस्तावेज था उसकी दशा में यह आरंभ नहीं होगा जब तक छिपाई गई दस्तावेज पेश करने या उसका पेश किया जाना विवश करने की साधन, न तो पेश करने के साधन भी नहीं, या तो उसके पेश करने के साधन वादी के पास नहीं थे, या फिर पेश करने के लिए विवश करने के साधन जो थे वो वादी के पास नहीं थे, तो वो उस टाइम संगणित परिसीमा काल में संगणना नहीं होगी, वो टाइम इसमें से एक्सक्लूड किया जाएगा। परंतु इस धारा की कोई भी बात ऐसी संपत्ति के प्रत्युत्तरण के या फिर उसके विरुद्ध कोई भार प्रवर्तित कराने के या तत्संबंधी किसी समव्यवहार को अपास्त कराने के वाद का संस्थित किया जाना, आवेदन का किया जाना शक्य नहीं बनाएगी, जो कपट के मामले में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मूल्यवान प्रतिफलन क्रय की गई हो जिसका न तो कपट में कोई हाथ था, और न जो क्रय के समय जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि कपट किया गया है। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी इन सब बातों के बाद में भी एक प्रोवाइजो ये दिया हुआ है, परंतु दिया हुआ है कि यदि ऐसा कपट ऐसे व्यक्ति को, ऐसा कपट जहां पे कहा है संपत्ति प्रत्युत्तरण की बात है या फिर उसके विरुद्ध कोई भार, टीपी एक्ट का सेक्शन 100, वहां पे भार की बात करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो समव्यवहार है अपास्त करान उन समव्यवहारों को, यानी वहां संपत्ति अंतरित कर दी गई है, वहां उनको अपास्त कराने के लिए उसको परमिशन नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी। जब वो क्या होगा, ऐसे कपट के मामले में वो संपत्ति है मूल्यवान प्रतिफलार्थ क्रय की गई है, और क्रेता के पास कपटकर्ता के पास ना तो कपट में उसका कोई हाथ है, ना ही उसके पास ये विश्वास था कि उसने कपट किया गया है, जो संपत्ति वो खरीद रहा है वो कपट द्वारा बेची जा रही है, तो उसके ऊपर भी धारा 17 लागू नहीं होगी। और भूल के मामले में की बात करते हैं, तो भूल के मामले में बात करते तो उस संव्यवहार के पश्चात जिसमें भूल की गई है, ऐसे व्यक्ति द्वारा मूल्यवान प्रतिफलन क्रय की गई है जो न जानता था या न विश्वास रखता था कि भूल की गई है। भूल के मामले में भी यही है, यदि वो मूल्यवान प्रतिफलन क्रय की गई है, यानी कि उसने कीमत देकर के उस चीज को खरीदा है, तो वहां पर उस व्यक्ति के द्वारा ये, और उसने ये उसको सद्भावना भी है कि भाई ये उसमें भूल नहीं, उसको पता ही नहीं है इस बात का, तो वो क्या है, इसके ऊपर भी धारा 17 लागू नहीं होगी। छिपाई गई दस्तावेज, यहाँ जहाँ कपट की बात करें, कपट द्वारा छिपाई गई दस्तावेज की बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा मूल्यवान प्रतिफलन क्रय की गई है जिसका न तो छिपाने में कोई हाथ था और न क्रय करने समय जानता था कि ये दस्तावेज छिपाई गई है। यदि उसने उस दस्तावेज में रिलेटेड जो संपत्ति है या जो भी उसमें कोई मूल्यवान जो उसकी अधिकार है, यदि वो उसने क्रय कर लिए हैं सद्भाव पूर्वक, तो ना, और वो न तो उसको संपत्ति के दस्तावेजों को छिपाने में उसका हाथ था, और न ही वो क्रय करते टाइम ये जानता था कि भाई वो दस्तावेज तो इसकी छिपाई गई है, तो वो व्यक्ति भी धारा 17 के अधीन नहीं आएगा, यानी धारा 17 उस पर लागू नहीं होगी, और ये समय एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट इसका सब सेक्शन 2 है, 17 का सेक्शन सब सेक्शन 2 है, जहां की किसी निर्णित ऋणी ने किसी डिक्री या आदेश का परिसीमा काल के भीतर निष्पादन कपट या बल प्रयोग द्वारा निवारित कर दिया हो, वहां न्यायालय उक्त परिसीमा काल के अवसान के पश्चात निर्णित लेनदार द्वारा किए गए आवेदन पर डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा काल को बढ़ा सकेगा। यहाँ कौन बढ़ा सकेगा? न्यायालय बढ़ा सकेगा। देखिए यहाँ बात यह है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर किया गया, उसमें वो निर्णित नहीं माना गया, न्यायालय ने उसके ऊपर बाध्यता दी कि भाई हाँ आप ये इसको इसके देनदार हैं या ये आपका लेनदार है, और ऐसी स्थिति के अंदर उस डिक्री के निष्पादन में
परिसीमा काल के भीतर उस डिग्री के निष्पादन में वो व्यक्ति कपट या तो या फिर बल के प्रयोग द्वारा यदि वो उसे डिग्री का निष्पादन से निवारित कर देता है, तो न्यायालय उस परिसीमा काल के पश्चात भी, परिसीमा काल का जब अवसान हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, उसके पश्चात भी जो डिक्री निष्पादन के लिए आवेदन करता है, वहां पर उसके लिए नई परिसीमा काल या ये कह सकते हैं कि परिसीमा काल का विस्तार कर सकेगा। परंतु यह तब जबकि ऐसा आवेदन यथास्थिति कपट का पता लगाने की या बल प्रयोग के बंद होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया गया हो। यानी ये कह सकते हैं कि जो डिक्री के निर्णित ऋणी की जो डिक्री है उसके जो निष्पादन का आवेदन है वो कितने वर्ष के कपट का पता लगने के या फिर बल प्रयोग जिस दिन से बंद हो गया, मारपीट कर करा के चले गए घर पे, उसके बाद में उन 1 वर्ष के भीतर भीतर उसका आवेदन कर देना चाहिए, तभी जाके उसका 17 का सबसेक्शन 2 उस पर लागू होगा और वो समय अवधि उसके अंदर से एक्सक्लूड की जाएगी या समय अवधि को विस्तृत किया जाएगा। ये आज हमने 17 सेक्शन तक पढ़ा दोस्तों। इसके आगे की सेक्शन कल 18 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। तब तक चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक वीडियोज हम आपके लिए डालते रहें और आप सब अपनी स्टडी को लॉकडाउन में भी या ये कह सकते हैं घर बैठ करके आराम से कर सके।